नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटो टीवी। बजट 2026 की चर्चा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन के तहत बताया ये भी कहा कि ये बजट आने वाले समय में विकसित भारत का रोड मैप तैयार करता हुआ रखता हुआ नजर आएगा। बजट 2026 में किस सेक्टर को कितना लाभ पहुंचा है, इस दौरान आम वर्ग को कितनी राहत दी गई है, किस सेक्टर में कितनी सहूलियतें पहुंचाई गई हैं, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। हम बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे इस बजट को लेकर के क्या कुछ पहलू रहेंगे, किस पहलू पे किस वर्ग को कितनी राहत पहुंचाई गई है, ये तमाम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। तो कैसा है 2026 का ये बजट, किसकी उम्मीदों पर खरा उतरा और आम जनता को इससे कितनी राहत पहुंचाई गई है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। विनोद वार्ष्णेय जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके अलावा के मित्तल जी जो कि अर्थशास्त्री हैं, साथ ही साथ मनीष अग्रवाल जी जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मनीष अग्रवाल जी आपसे, क्योंकि आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, तो इसमें सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए भी बनता है क्योंकि आम जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि बजट जब जारी किया जा रहा था उससे पहले इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि शायद पिछली बार की तरह इस बार भी टैक्स स्लैब में बड़ी राहत पहुंचाई जा सकती है। उम्मीद जताई जा रही थी कि 12 लाख की इनकम को 15 लाख तक किया जा सकता है, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई है, वही दरें पहले की तरह लागू रहेंगी। हाँ जी, इस बार टैक्स के अंदर कोई बदलाव नहीं करा गया है। कुछ लोग जरूर आशा दिखा रहे थे, लेकिन हमारे को एज ए टैक्स प्रोफेशनल हमें तो इस बार का बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि सरकार कोई चेंज करेगी। इवन हमें तो मतलब जीरो थी, हमें पर्सनली कोई आशा नहीं थी। लोग जरूर चाह रहे थे, खासतौर से सैलरीड पर्सन, देखिए वो लोग तो हमेशा चाहते ही हैं कि भाई कुछ टैक्स बेनिफिट मिलता रहे, लेकिन इस साल हमें कोई आशा नहीं थी, क्योंकि सरकार 2 फ्रंट्स पर ऑलरेडी पब्लिक को बेनिफिट दे चुकी है। पिछले बजट के अंदर उन्होंने इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट 1-1 लाख रुपए का सब लोगों को बेनिफिट दे दिया था। खास तौर से जो हमारे मिडिल इनकम ग्रेड के लोग हैं, जो 25 मतलब आप समझे 15 लाख से 50 लाख रुपए तक के थे, उनको हर किसी को 1-1 लाख रुपए का बेनिफिट मिल चुका था। उसके अलावा पिछले साल सितंबर के अंदर सरकार ने GST का भी बेनिफिट दिया है, जिसमें हर एक व्यक्ति को कंजम्पशन बेस्ड बेनिफिट मिले हैं। काफ़ी सर्विसेज और गुड्स के ऊपर जो 18% पे थे उनको 5% पे ले आए थे। तो सरकार के पास टैक्स फ्रंट के ऊपर कुछ खास करने के लिए था नहीं। जो भी सरकार ने टैक्स में करा है वो सिर्फ प्रोसीजरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से करा है, जो काफ़ी वेलकम स्टेप्स हैं। सेफ हार्बर रूल्स के लिए करा है, पेनल्टीज और टैक्स को रैशनलाइजेशन करा है, और प्री डिपॉजिट्स को कम करा है। कुछ उन्होंने कुछ डिक्लेरेशंस के लिए समय दिया है, लोगों को कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है उनमें उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन टैक्स रेट में नहीं दिया है। लेकिन जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो बेनिफिट दिए गए हैं वो काफ़ी वेलकम है जी। हम लोग एज ए टैक्स प्रोफेशनल हम लोग उनकी डिमांड कर रहे थे काफ़ी टाइम से, समय बढ़ना चाहिए कुछ चीज़ों में, वो समय बढ़ाए गए हैं। स्पेशली जो छोटे छोटे वायलेशंस होते हैं उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो जाते थे, उनको भी उन्होंने रैशनलाइज करके उनको फाइन्स तक सीमित कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टैक्स फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली टैक्स के अंदर एक बजट है। हाँ, ये ज़रूर है कि टैक्स रेट में कुछ बेनिफिट नहीं दिया है, लेकिन मुझे आशा है कि शायद और अगले साल या उससे अगले साल कुछ ज़रूर टैक्स के अंदर रैशनलाइजेशन होगा। एक चीज़ जो ज़रूर टैक्स के अंदर होनी चाहिए वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट। हालांकि देखिए अब 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता है, लेकिन ये उनके लिए नहीं लगता जिनका 12 लाख रुपए तक की इनकम है। अगर उससे ऊपर अगर आपका इनकम जाती है तो उसमें आपको 2.5 लाख रुपए से ही टैक्स कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है जी। और ये जो 2.5 लाख की लिमिट है ये लगभग 2011, 12, 13 के या 14 के आसपास से ही चल रही है। तो वो जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है उसका बढ़ना जरूरी है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए आज कुछ भी नहीं होते हैं, वहाँ से टैक्स नहीं लगना चाहिए। एक मेरा मतलब पर्सनली ये मानना है कि 5 लाख रुपए या 7.5 लाख रुपए से ही टैक्स लगना चाहिए, इससे पहले के छोटे लोगों को छोड़ देना चाहिए। आज 50,000 रुपए या 40,000 रुपए कोई ऐसी अमाउंट नहीं है जिसके ऊपर आप टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। के मित्तल जी, सोना चांदी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, चूंकि ये भी कहा जा रहा था, क्योंकि कल भी अगर हम देखें तो जिस तरह से बजट को लेकर के उम्मीदें जताई जा रही थी, कल सोने चांदी के रेट में भारी गिरावट, और आज जब बजट जारी हुआ, बजट सामने आया, तो सोने चांदी के साथ साथ शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली, लोगों को बड़ा नुकसान भी हुआ।
अब ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि सोना चांदी के इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है वो कम करी जाएगी जी। वो 12% से 6% तक करी जाएगी या उससे भी नीचे करी जाएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला जी। क्योंकि अगर हम देखें तो चांदी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और काफ़ी चीज़ों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका यूजेस शुरू हो गया है। सबसे बड़ा तो सोलर पैनल्स में इसका यूज़ काफ़ी होने लगा। ईवी व्हीकल्स में, एआई में काफ़ी यूज़ होता है, एयर कंडीशनिंग में काफ़ी यूज़ होता है। तो एआई के जैसे पार्क बनते जा रहे हैं, उनमें चांदी की खपत एयर कंडीशनिंग में काफ़ी देखने को मिलती है। जबकि जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेन है चांदी को लेके वो अभी भी बरकरार हैं, नई कैपेसिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही, तो ग्लोबल डिमांड चांदी की बढ़ रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ चालू हो गई थी, जो अब थोड़ा सा उसमें अंकुश लगा, उसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई हायर लेवल्स पे और कुछ डॉलर की मजबूती भी देखी गई। प्लस उधर फेड रेट के नए चेयरमैन आए हैं, तो उनकी पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, क्या इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली वो कम करेंगे, तो उन सब को देखते हुए जो मेटल में अनसर्टेनिटी बनी उसका असर ये हुआ कि सोने के भी दाम और चांदी के भी दाम टूटते हुए दिखाई दे। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि सोना और चांदी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर करेक्ट हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी इसमें बनी रहेगी। सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो काफ़ी डॉलर डिनोमिनेशन एसेट्स जो हैं वो फिज़िकल एसेट्स में कन्वर्ट हुए। जैसे सोना काफ़ी देश की ट्रेजरी ने, उनके रिज़र्व बैंक, उनके सेंट्रल बैंक ने अपने जो यूएस ट्रेजरी थी उसको कन्वर्ट करा गोल्ड और सिल्वर में, तो ये एक शिफ्ट देखा गया। तो इंडस्ट्रियल डिमांड प्लस शिफ्ट इन ट्रेजरीज बाय डिफरेंट कंट्रीज़, उसकी वजह से इनमें लगातार तेज़ी का रुख रहा। लेकिन अब थोड़ा करेक्ट हुआ है, मैं समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, नॉट फॉर स्पेकुलेशन पर्पसेस। जी विनोद जी, जिस तरह से बजट में सभी सेक्टर्स को समायोजित करने की कोशिश की जाती है, सरकार का लक्ष्य होता है हर सेक्टर को, हर विभाग को लाभ पहुंचाया जाए, क्योंकि उससे जुड़ी जो जनता है, उस क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उनको भी लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार होता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है, अगर हम बजट को पढ़ने की कोशिश करें, इस बार के ही बजट को नहीं, पहले भी कई बजट जो पास हुए हैं उसमें भी रक्षा मंत्रालय को अहम स्थान दिया जाता है, उसके लिए बजट का एक अहम हिस्सा शामिल किया जाता है। इस बार अगर हम रक्षा मंत्रालय का जिक्र करें तो 2.1 लाख करोड़ रुपए सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट्स, पनडुब्बियां या यूएवी ड्रोन जैसे कई डील पाइपलाइन में हैं, उसको लेकर के भी बढ़ावा देने के लिए बजट यहाँ पर सुरक्षित किया गया है। रक्षा मंत्रालय को एक बार फिर से फोकस में रखा गया है। ये अच्छी बात है, ये तो देश की ज़रूरत भी है जी। चुनौतियां हैं, देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना जी भारत का एक सोचा समझा हुआ लक्ष्य है जी, बहुत ज़रूरी है। लेकिन यही एक खाली चीज़ नहीं कि डिफेंस का बजट बढ़ा दिया गया है, तो डिफेंस का बजट बढ़ाने का तो मतलब ये भी होता है कि वो सेल लीज में, सैनिकों की सेल लीज में जा रहा है काफ़ी पैसा, पेंशन में जा रहा है जी। इसमें ये देखने की चीज़ होगी कि सचमुच में आर्म्स और आर्मामेंट्स और टेक्नोलॉजी की एक्विजिशन पे कितना खर्च है, वो अभी डिटेल देखनी पड़ेंगी। अगर वो उसमें इजाफा हुआ है तो सचमुच में एक बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन एक चीज़ तो हम देखते ही हैं कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री हैं उनको कई बेनिफिट्स दिए हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ को लेकर के जी। तो दैट वे इंडिया की कैपेबिलिटी, इंटरनल कैपेबिलिटी, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी बढ़ेगी डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के। जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली इंडिया की अपनी डिफेंस भी मजबूत होती है जी। और उससे हमें जो है, जैसे कि अभी यूरोपियन यूनियन से ट्रेड हुआ है, ट्रेड को लेकर के जो पैक्ट हुआ है अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लगभग लोग कहते हैं करीब 1 साल लग जाएगा उसको फाइनलाइज होने में जी। लेकिन एक बार अगर वो फाइनलाइज हो जाता है, इस साल उसका बेनिफिट इतना मिलने वाला नहीं है, लेकिन बाद में
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के काफ़ी हमको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि हम जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके हिसाब से अपने देश में प्रोडक्शन शुरू करें। अल्टीमेटली उसका फ़ायदा हमारे डिफेंस सिस्टम को भी मिलेगा, सब नेवल फोर्सेस को, मिलिट्री को, एयरफोर्स को, सबको मिलेगा। जी। एयरफोर्स से रिलेटेड जो प्रोडक्शन सिस्टम है, HAL वगैरह और भी उससे जुड़े हुए हैं, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस सब को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अगर ये सब किया है तो एक सराहनीय चीज़ है, इसका तो स्वागत ही किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है जी। उसमें कितना हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, कितना हिस्सा जो है एडवांस आर्म्स एंड आर्मामेंट्स के डेवलपमेंट के लिए है, कितना इनके एक्विजिशन के लिए है। जब तक ये माइन्यूट फिगर्स को एग्जामिन नहीं करते हैं तब तक उसका एक्चुअल बेनिफिट क्या है वो उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है मनीष जी, रेयर अर्थ कॉरिडोर को शामिल किया गया है 4 राज्य उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चूंकि हमारा 90% हिस्सा चीन पर निर्भर रहता है, 90 से ज़्यादा फीसदी चीन पर निर्भरता हमारी इससे कम होगी। रेयर अर्थ बाजार को नियंत्रित करता है चीन। क्या चीन पर निर्भरता कम करने के लिए इन 4 राज्यों को शामिल किया गया है, और जो रेयर अर्थ कॉरिडोर है वो आने वाले समय में कितना फायदा पहुंचाएगा, इसको लेकर के जो बजट शामिल किया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संतुलित बजट पेश किया गया है, इससे भावी समय में हमें बहुत फायदा मिलने वाला है। ये बात प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल ठीक है जी। पिछले खास तौर से मैं बताऊं 2020 जब से कोविड आया है उसके बाद से सरकार का जो ध्यान है वो ऐसी टेक्नोलॉजीज और मटेरियल्स पर है जिनके अंदर हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हैं जी। और जो हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके ऊपर सरकार का पूरा फोकस है। उदाहरण के लिए सेमीकंडक्टर, आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर के लिए $10 बिलियन का बजट रखा गया था हमारे उसमें, और वो अब सेमीकंडक्टर 2.0 भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है जी। कुछ जो सेमीकंडक्टर की हमारी यूनिट्स थी वो चालू होने वाली हैं। उसी तरीके से क्रिटिकल मिनरल, आपको मैं एक चीज़ अपडेट करता हूँ, जो चांदी है जी। उसके बढ़ने के एक जो मुख्य कारणों में से एक ये है कि उसे भी क्रिटिकल मिनरल्स में शामिल कर लिया है चाइना ने। चाइना के पास 60% जो रॉ सिल्वर होता है उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, और उसने 1 जनवरी से उसका एक्सपोर्ट 1 साल के लिए बंद कर दिया था जी। और चांदी जो है वो आज की डेट में इस्तेमाल हो रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर, आपकी इस्तेमाल हो रही है सोलर पैनल्स में, और भी कई जगहों पर जैसे मतलब इसमें इंडस्ट्रियल यूजेस के अंदर इस्तेमाल हो रही है, और उनमें से डिफेंस के अंदर बहुत हो रही है। आप देखिए जो हमारी मिसाइल्स वगैरह बनती हैं उनमें भी चांदी इस्तेमाल होती है, और वो इसी तरह की चांदी होती है जिसकी रिकवरी भी बहुत मुश्किल होती है कि आप उसको सेल्वेजिंग करना चाहें तो उतनी ज़्यादा सेल्वेजिंग निकलती नहीं है आप उसमें से, तो एक तरीके से वो कंज्यूम हो जाती है। उस तरीके से अगर आप देखते हैं तो क्रिटिकल मिनरल्स आज जो हमारे आगे फ्यूचर में 10-20 साल 25 साल के आगे जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे को AI बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए क्रिटिकल मिनरल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने 2 साल पहले ही एक साल पहले अपना क्रिटिकल मिनरल का एक मिशन जारी किया था। भारत अभी पैक्स सिलिका करके कंसोर्शियम बन रहा है, उसका पार्ट भी है जी। तो क्रिटिकल मिनरल के ऊपर पैसा लगाना और ये करना बहुत ज़रूरी है। जब से हम आज़ाद हुए थे आप समझिए जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ आई हैं हमने उनको ज़्यादातर इंपोर्ट पे ध्यान दिया है, अब ना कि उनको अपने यहाँ डेवलप करने में या उसे आत्मनिर्भर बनने में। तो ये जो क्रिटिकल अभी चीज़ें चल रही हैं मिनरल की, और ये AI बेस्ड डाटा सेंटर जी। और सेमीकंडक्टर, ये आगे ग्रोथ इंजन रहेंगे 20-25 साल के लिए जी। आपने अगर ध्यान करा हो तो पिछले 20 सालों का जो हमारा एक टेक्नोलॉजी आप देखेंगे तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई थी वो ये मोबाइल टेक्नोलॉजी थी जी। खासतौर से जो हमारी टच फोन स्क्रीन की है, उसके बाद उसी में सब कुछ डेवलपमेंट हो रही है। बट अब जो नेक्स्ट आगे आने वाली चीज़ें हैं उनमें AI और डाटा सेंटर वगैरह की बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है, और उन सब में ये चीज़ें जरूरत पड़ेगी। एक चीज़ मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा कि सॉवरेनिटी जो होती है वो सिर्फ डिफेंस के ऊपर ही नहीं होती है। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब भी हमारी सॉवरेनिटी का पार्ट है। अगर आज मान लीजिए अमेरिका से जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये सब है, अगर ये आज बंद हो जाए तो क्या हम अपने घुटनों पर नहीं आ जाएंगे? सरकार की जो
निर्णय लेने की क्षमता है वो प्रभावित नहीं होगी। बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनका है, या सेमीकंडक्टर है, आज सेमीकंडक्टर आपको अगर सप्लाई करना बंद कर दें, हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये सब हमारी सोवरेनिटी का पार्ट है, हमारे को इनके अंदर आत्मनिर्भरता लेनी है। हम बहुत छोटी कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी 150 करोड़ लोगों की कंट्री है। हम इस तरीके से अपनी सोवरेनिटी को किसी को भी नहीं दे सकते। इसके लिए हमें जो करना पड़े वो करना चाहिए, वो सरकार उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से के मित्तल जी, हेल्थ सेक्टर को सशक्त करने की कोशिश की गई है, मजबूत करने की कोशिश की गई है। शुगर और कैंसर दोनों बीमारियों की जो गंभीर और इसके अलावा गंभीर बीमारियों की दवाइयों को भी सस्ता किया गया है। साथ ही साथ इसमें खास बात यह है कि कंटेंट क्रिएटर के लिए बजट में ऐलान किया गया है। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम को इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। मेडिकल हब और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया में वर्क कल्चर है, निश्चित रूप से लोगों पर मानसिक दबाव बहुत पड़ता है और सरकार इस ओर सोच रही है, इसके लिए कदम उठा रही है। ये एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल सही बात है। मैं क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर एक थोड़ा सा वक्तव्य देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मिनरल्स हैं, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग या वॉशिंग कैपेसिटी हमारे यहाँ नहीं है। अभी तक हम जापान या चाइना उनको भेजते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि उनमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, हम उस ओर ध्यान दे रहे हैं और ये अपने आप में बड़ा कदम है जी। तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल गैप भी है, लेकिन अब वो धीरे धीरे एड्रेस हो रहे हैं इशू, तो हम अपने आप अपनी कैपेसिटीज़ क्रिएट कर पाएंगे। जहाँ तक कैंसर ड्रग्स और अदर शुगर ड्रग्स की बात है जी, डेफिनेटली इसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी कम करी गई है जी। और ये एक अच्छा कदम है, जिससे कि एक सरकार की प्राथमिकता भी होनी चाहिए कि जो रोगी हैं उनको सस्ती दामों पे ड्रग्स मुहैया कराई जाएं, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ काफ़ी पॉपुलेशन इस तरह की है जिसको दवाइयों की कॉस्ट अफोर्डेबल नहीं है, और अगर उसको अफोर्डेबल प्राइसेस पे इस तरह की ड्रग्स मिलती हैं तो अपने आप में एक बड़ा अच्छा कदम है। इसके साथ साथ जो 3 एम्स की बात करी गई है, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वगैरह डेवलप करी जाएंगी या रिसर्च करी जाएंगी या उस तरह के हॉस्पिटल्स क्रिएट करी जाएंगे, तो एक अपने आप में काफ़ी अच्छा विषय है। हम हेल्थ फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि इसकी एक बड़ी प्राथमिकता रूरल एरियाज़ में होनी चाहिए जी। हालांकि वहाँ पे वो आंगनबाड़ी डिस्पेंसरीज़ वगैरह हैं, लेकिन वो भी काफ़ी 50-50 किलोमीटर का उसमें अंतर आ जाता है और उसकी वजह से काफ़ी रोगियों को, काफ़ी ग्रामीणों को सफ़र करना पड़ता है। तो वो एक इशू एड्रेस मैं समझता था कि बजट में शायद इस तरह का कोई प्रावधान देखने को मिल सकता है जी। लेकिन हो सकता है फाइन प्रिंट्स में हो, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी वो एक प्रायोरिटी है। लेकिन ये एक देखने का विषय है। बिल्कुल। तो इस तरह से जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं या हॉस्पिटल्स हैं या एम्स हैं, कुछ तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर सैंक्शन करे थे, लेकिन अभी वो फुली ऑपरेशनल नहीं है, तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उनको फुली ऑपरेशनल करा जाए जी। और इस तरह के हॉस्पिटल्स को और बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल। दूसरा जो डॉक्टर्स की कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मेरा मतलब ये है कि जो उनका एंट्री एग्जामिनेशन है जी, वो सप्लाई साइड अभी भी काफ़ी उसमें अंकुश है जी। तो वहाँ एक सोच की ज़रूरत है, उसमें एक फैसिलिटीज़ और क्रिएट होनी चाहिए जिससे डॉक्टर्स की संख्या बढ़ पाए और मेडिकल एड फैसिलिटीज़ टाइमली लोगों को मिल पाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मनीष जी, इस दौरान ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने की कोशिश भी, पहल भी इस बजट के माध्यम से की गई है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए घोषणा की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बड़ा ऐलान किया गया, 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया। साथ ही साथ हस्तिनापुर, जिसको पांडवों की राजधानी माना जाता है, उसको संजोने की कोशिश की गई है। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है जी। हम लोग एक नेशन स्टेट जिस तरीके से आजकल एक वो करते हैं, उसकी वजह हम एक सिविलाइजेशनल कंट्री है जी। अगर हमारे यहाँ कदम कदम पर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत पुरानी है, कोई 1000 साल, कोई 800 साल पुरानी, इस तरह की चीज़ें हैं, पुराने शहर हैं हमारे, पुरानी जगहों के, तो उनको संभालना बहुत ज़रूरी है और वो हमारे
ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। अगर आज हमारे पुराने जो भी मंदिर या फोर्ट वगैरह है, अगर उन्हें बहुत अच्छे से संभाल के रखा जाए, क्लीन रखा जाए और वहाँ पे उनके आसपास फैसिलिटीज़ को अगर संभाल के डेवलप करा जाए तो टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे पास आ सकता है। अभी हम लोग पूरे वर्ल्ड टूरिज़्म का शायद 2-2.5% ही ले पाते हैं, लेकिन वो हमारी जैसी बड़ी कंट्री और एंशिएंट सिविलाइजेशन कंट्री के लिए बहुत कम है। हमें कम से कम वर्ल्ड टूरिज्म का 8 से 10% टारगेट करना चाहिए। इतना हमारे पास होना ही चाहिए। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े वो डेफिनेटली ज़रूरी है। उनमें एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन विद इन इंडिया, उसे बहुत अच्छे से बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें एक जो कॉन्ट्रडिक्शन आता है वो ये आता है कि क्या हम महंगी गाड़ियाँ चलाएं या सस्ती जो सभी लोगों के काम आ सके। तो ये एक मिक्स आपको बनाना पड़ेगा। अपनी जो जनता है, गरीब जनता, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो लोग स्पेंडिंग कर सकते हैं, जो उस चीज़ के लिए फैसिलिटी को हायर कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो कमा के देंगे उसी से और बाकी चीज़ें भी चलेंगी, तो उनको भी करना बहुत ज़रूरी है। जो फॉरेन से हमारे टूरिस्ट आएंगे वो इन हाई स्पीड ट्रेन्स का, या जो हमारे यहाँ पर जो कैपेबल लोग हैं वो जब उसके अंदर स्पेंडिंग करेंगे तो उसका हमारे जो लोअर लेवल पर लोग हैं जो पैसेंजर ट्रेन्स यूज़ करते हैं उसके अंदर भी एक इस्तेमाल होता है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल भी एक हमारे लिए एक चैलेंज होता है। हाई स्पीड ट्रेन बनने का मतलब ये है कि हमारी टेक्नोलॉजिकल जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, उसके साथ हाँ बिल्कुल। विनोद जी, सस्ते महंगे को लेकर के हमेशा बजट में बड़ी उत्सुकता रहती है लोगों में कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, और अगर इस बार के बजट का अगर हम जिक्र करें तो शराब महंगी हो गई, स्क्रैप महंगा हो गया, सिगरेट पान मसाला महंगा हो गया, लेकिन सस्ता अगर हम बताएं तो जूते सस्ते हुए हैं, चमड़े के आइटम सस्ते हुए हैं, कपड़ा जो लोग ज्यादा खरीदते हैं वो सस्ता हुआ है, और खास बात यह कि अब विदेश में यात्रा करना सस्ता हो गया है। दिलचस्प है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। ठीक है, जो आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें वो सस्ती हो रही हैं तो ये तो खुश होने की बात है, इसमें कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अभी पिछली जो मुद्दा आपने उठाया था उस पर मैं 2 कमेंट करना चाहता हूँ। जो 17 दवाएं हैं जिनको सरकार ने आइडेंटिफाई किया है कि उन पे हम बेसिक कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर देंगे। ये 17 दवाएं कौन सी हैं? ये 17 दवाएं वो हैं जो पेटेंटेड हैं और हाल ही में बायोलॉजिकल्स, जिनको एक नया जो है कैटेगरी मेडिसिन्स की पैदा हुई है, उसके अंतर्गत आती हैं। तो अभी जो है बेसिक एग्जेम्पशन दे दी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे एग्जेम्पशन दे दी है, उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे कैंसर की ही एक दवा जिसकी अभी पिछले दिनों चर्चा हो रही थी, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट 1 साल का 35-40 लाख रुपए पड़ता है। इंडिया की जो अभी उसका पेटेंट लैप्स होने वाला है, तो इंडिया की एक कंपनी उसको बनाने वाली है, तो उसकी कॉस्ट घट करके 10 लाख रुपए हो जाने वाली है, मतलब 1/4 हो जाने वाली है। बिल्कुल। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, इशारा ये है कि सरकार को इस तरह की कोशिश करनी चाहिए थी कि जो दवाएं इस देश की में कुछ खास किस्म की बीमारियां अगर बढ़ रही हैं, उनके लिए ज़रूरी हैं, तो एक पेटेंट एक्ट में जो है एक प्रोविज़न है कि इमरजेंसी यूज़ प्रोविज़न, जिसमें हम इमरजेंसी सिचुएशन का इस्तेमाल करके उसको पेटेंट को वायलेट करके भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, ये बात की बात होगी, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जो बहुत अच्छी किया गया है कि यही बायोलॉजिकल्स बनाने के लिए 10,000 करोड़ का एक बायोफार्मा जो है वो पैकेज जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। बिल्कुल। लेकिन वो यही है कि उसका इमीडिएट लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद उसका लाभ मिलने लगे और हम भी ऐसी दवाएं विकसित कर सकेंगे जिससे कि वो दुनिया में कहीं नहीं होगी और हम एक्सपोर्ट करेंगे उनका। बिल्कुल मित्तल जी, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। वुमेन एम्पावरमेंट का जिक्र हमेशा केंद्र सरकार करती है, बीजेपी सरकार करती है। इस बार बजट में महिलाओं के लिए नई योजना को शामिल किया गया। लखपति दीदी के बाद अब सी मार्ट का ऐलान कर दिया गया। सी मार्ट महिलाओं के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके रोजगार को, उनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, ये एक उनके लिए जो मार्केट मुहैया कराने की बात करी गई है, उसमें अपॉर्चुनिटी देने की प्रदान करी गई है, और उसके साथ साथ गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स एजुकेशन पे भी एक सरकार का ध्यान गया है। मेरे ख्याल से ये अपने आप में हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स
हॉस्टल बनेगा, जिससे महिलाएं आगे आएंगी, एजुकेशन उनको मिल पाएगी। तो ये एक अपने आप में अच्छे कदम है। अपार्ट फ्रॉम लखपति दीदी, देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़ विच आर ओपन टू वीमेन टू एम्पावर देम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने अपनी राय जनता के सामने रखने के लिए। चूंकि विकसित भारत का ये बजट 2026 का सामने आ चुका है, कुल मिलाकर के अगर हम इस बजट को लेकर के कम शब्दों में आकलन करें तो राहत कम है, रोड मैप ज्यादा है, आगे की दिशा तय करता हुआ ये नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का साफ जिक्र किया कि ये भावी बजट है, आने वाले समय में फिलहाल राहत भले ही ना मिले, लेकिन आने वाले समय में इस बजट को ध्यान में रखते हुए लोगों को, जनता को बहुत राहत मिलेगी।